नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज से आप सबकी हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो ये हिस्ट्री की क्लास आप पुलिस, एसएससी, एसआई, जीडी, आरओ, एआरओ, वीडियो, सुपर टेट या जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे, आपको स्टोरी मेथड से जहाँ पे ज़रूरत होगी ट्रिक्स का यूज करके आपको सारी चीज़ें याद करवा दी जाएंगी। हो सकता है कि पहले आपको लगे नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्लास लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि जो आज मैं पढ़ाऊँगी इसको मैं कल भी रिपीट कराऊँगी, इसको नेक्स्ट क्लास में भी रिपीट कराऊँगी। तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। जीके को आपको फिंगर टिप में रटाने की जिम्मेदारी मेरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मत लिखिए, सिर्फ सुनिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं काबुल। काबुल के बारे में जानते हैं। 14 फरवरी 1483 को एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम होता है जहीरुद्दीन बाबर। बाबर बचपन से ही बहुत ही कुशल था। मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर फरगना का शासक बनता है। फरगना आपका उज्बेकिस्तान का एक प्रांत है। फरगना का शासक बनता है। इसके साथ ही बहुत जल्द बाबर क्या करता है, 1504 में काबुल और गजनी को अधिकार में कर लेता है। इतना छोटा सा बच्चा फरगना का शासक बन जाता है, काबुल और गजनी जैसे क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लेता है। अब चलिए जल्दी से बीजा लीजिए। अब हम आते हैं इंडिया। अब इंडिया के हाल क्या हो रहे थे। इंडिया में इस टाइम पे लोधी वंश का शासन चल रहा था, और इस टाइम पे इब्राहिम लोधी उसको मेदिनी राय और राणा सांगा पराजित करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, लेकिन ये इनको पराजित कर नहीं पा रहे थे। तभी इनके दिमाग के बत्ती जली, एक आइडिया आया। इन्होंने सोचा कि जितने भी अभी तक विदेशी आक्रांता ये विदेश से लोग आए हैं आक्रमण करने, वो इंडिया आते थे, इंडिया को लूट के यहाँ से धन संपत्ति लेकर चले जाते थे। इन्होंने अपने मन में एक थॉट बनाया। तो इन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, बाबर को रण निमंत्रण भेजते हैं, क्योंकि उस टाइम पे काबुल में क्या था, एक तो बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं थी। तो बाबर के पास तो इतनी आमदनी तो थी नहीं। तो इन्होंने कहा इंडिया तो हमारा सोने का चिड़िया है ही। इनकी मानसिकता देखिए, इन्होंने क्या कि बाबर को रण निमंत्रण भेजते हैं। बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी को पराजित करे, और यहाँ से जो भी धन संपत्ति जो ले जाना लेकर चला जाए, और हम क्या करते हैं, शासन बन जाते हैं। यही सोच, यही मानसिकता हमारी आज भी होती है। लोगों का हाथ ऊपर उठाने के बजाय हम क्या करते हैं, टांग खींचना शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने ये प्लान बनाया और बाबर को राणा सांगा ने रण निमंत्रण भेजा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाबर को राणा सांगा ने रण निमंत्रण भेजा, भाई आप इंडिया आइए, युद्ध लड़िए। अब रण निमंत्रण आया तो बाबर ने आके इंडिया में क्या हुआ, युद्ध लड़ा। पहला युद्ध इन्होंने लड़ा था पानीपत का प्रथम युद्ध। लेकिन अगर पूछेगा पहला आक्रमण, तो बाबर ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, तो यूसुफजई जाति होती, एक टाइप की कबीली जनजाति, इसके विरुद्ध भाचौर का एक किला था। बाबर ने कहा कि भाई पहले तो एक अपने लिए किला तो कर ले, एक स्थिति सुधार तो कर ले। तो सबसे पहले भाचौर के किले में आक्रमण करता है। और बाबर को उस टाइम पे क्या था, तोप और बारूद का ज्ञान था। भाचौर के किले की आक्रमण में सबसे पहले बाबर ने क्या किया था, तोप और बारूद का प्रयोग किया। भाचौर के किले को बाबर ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके पश्चात 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अब बाबर जीत जाता है। राणा सांगा बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि भाई अब तो मेरी शासन व्यवस्था आ गई, अब तो मुझे शासन व्यवस्था का बागडोर मिलने वाली है। क्योंकि उन्होंने तो प्लान बनाया था ना कि भाई बाबर आएगा, धन संपत्ति लेगा और लूट कर वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। बाबर यहाँ से धन संपत्ति लेकर वापस नहीं गया, बल्कि उसने क्या किया, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात इंडिया में मुगल वंश की स्थापना कर दी। मुगल वंश की स्थापना किसने की, बाबर ने। अब इस बात से राणा सांगा को तो बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी। राणा सांगा और मेदिनी राय ने तो क्या प्लान बनाया था कि भाई बाबर वापस चला जाएगा, इसने तो खुद ही शासन व्यवस्था संभाल ली। अब संभाल ली तो उन्होंने कहा कि ये बात तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। अब इस चिड़ से इनके बीच क्या हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध किसके किसके होता है,
राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर की तो सैन्य व्यवस्था वैसे ही बहुत अच्छी थी। बाबर तो तोपों का प्रयोग करना जानता था। बाबर इसके अलावा क्या करता, तुगलकमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करता था, तोपों का प्रयोग करता था। अब बाबर ये युद्ध जीत गया। बाबर के तोपों में दो प्रमुख व्यक्तियों को नाम आता है। एक तो आपका नाम आता है उस्ताद अली का, दूसरा मुस्तफा खां का। बाबर के तोपों के प्रभारी थे। यह पूछ लेता है बाबर के दो प्रमुख तोपची कौन थे, यही दोनों थे। तो जो खानवा का युद्ध होता है, अब खानवा का युद्ध क्या हो जाता है, बाबर जीत जाता है। लेकिन जो आपका खानवा का युद्ध होता है, इस युद्ध में बाबर क्या करता है, पहली बात बाबर इसमें गाजी की उपाधि धारण करता है। दूसरा, इस युद्ध को बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अब ये दोनों बात क्या होती है, जिहाद का नारा कब देते हैं, जिहाद का नारा देते हैं, इसका मतलब है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। और गाजी अपने धर्म पर मर मिटने वाला जो होता है, इस्लाम में उसको गाजी बोलते हैं। अब खानवा का युद्ध बाबर के लिए ऐसा था कि भाई मुगल वंश की स्थापना तो कर दी, अगर हमें मुगल वंश की बागडोर अपने हाथ में रखनी है, अगर हमें अपना इंडिया में न्यू बनानी है, तो कहीं ना कहीं हमें राणा सांगा को हराना होगा। तो बाबर ने कहा कि भाई अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा धार्मिक रूप देना है, धर्म का टच देना है। तो बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नारा घोषित कर दिया, स्वयं को क्या कर दिया, गाजी घोषित कर दिया कि मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए धर्म पर मर मिटने वाला हूँ। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए मैं अभी आपको स्टोरी मेथड से समझा रही हूँ, बस आप जो मैं समझाने की कोशिश करूँ समझते जाइएगा। अब इसके पश्चात क्या होता है, भाई राणा सांगा तो पराजित हो गए। अब मेदिनी राय बोले कि अब मुझे ही बाबर से लड़ना पड़ेगा। अब आपका क्या होता है, 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच। अब बाबर इस युद्ध को भी जीत जाता है। इसके पास 1529 में बाबर और किसके बीच, अफगान की सम्मिलित सेना के मध्य घाघरा का युद्ध होता है। अब बाबर इस युद्ध को भी जीत जाता है। देखिएगा कितनी कुशल क्षमता, सैन्य क्षमता। मात्र बाबर ने इंडिया में 1526 से लेकर 1530 तक ही शासन व्यवस्था की, लेकिन इन 4 सालों उसने मुगल वंश की नींव डाल दी, मुगल वंश को एक अच्छी तरीके से स्थापित कर दिया। अब क्या हो गया था कि भारत में मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, हुमायूं। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर। इस तरीके से अब मुगल वंश चलता रहेगा आगे। अब आपको चारों युद्ध याद रखने हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबर सिर्फ युद्ध कला में कौशल नहीं था, बल्कि लेखन कला में भी बहुत कौशल था। तुझके बाबरी, बाबरनामा। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जो आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसका फारसी भाषा में अनुवाद करते अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ये आपके अकबर के दरबार के 9 रत्न होते हैं। ये इसका क्या करते हैं, फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं। बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन करते हैं, श्रीमती बेवरिज अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद करती हैं। ओके, इतने पॉइंट समझ में आए। इसके 1507 में क्या होता है, बाबर क्या करते हैं, काबुल जाता है। काबुल में जाकर इसने क्या किया था, बादशाह की उपाधि धारण की थी। अच्छा, बाबर यहाँ जीत जाता है तो काबुल जाता है। काबुल के लोगों को क्या करता है, एक एक चांदी का सिक्का देता है। उस चांदी के सिक्कों को क्या बोला गया था, नाम शाहरुख। शाहरुख ये आपके शाहरुख खान वाले नहीं है, ये चांदी का सिक्के का नाम था, जो बाबर ने यहाँ से जाके क्या किया था, वहाँ पे जाके सबको वितरित किया था। अब बाबर ने वहाँ पे सबको चांदी का सिक्का दिया, तो वहाँ पे इसको उपाधि क्या मिली थी, कलंदर की उपाधि। कलंदर की उपाधि का तात्पर्य क्या होता है, उदार, दानी। तो बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, मिर्जा की उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि भी धारण की थी। ध्यान रखिएगा। इतने सारे पॉइंट समझ में आ गए। इसके अलावा बाबर को क्या था, बाग लगाने का शौक था। तो बाबर ने नूर ए अफगान, या फिर जिसे आराम बाग के नाम से हम जानते हैं, आराम बाग आपके आगरा में स्थित है, इस बाग को जयंती पद्धति से बाबर ने लगवाया था। नूर ए अफगान, जिसे हम इस टाइम पे आराम बाग के नाम से जानते हैं, बाबर ने लगवाया था। इसके अलावा कहा जाता है कि ताश का खेल और कबूतर का खेल, ये दोनों बाबर के प्रिय खेल थे। बाबर ने भूमि मापन के लिए गज ए बाबरी पद्धति का भी प्रयोग किया था। रिसाल ए उसज,
खाते बावरी, दीवान, ये सब बाबर से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। दीवान बाबर की पद्य संकलन का एक श्रेष्ठ है। बाबर के बहुत सारे पद्यों को संकलन किया गया था। मुबैयान, मुबैयान छंद श्रृंखला का उत्पन्न भी बाबर ने किया था। तो इस प्रकार एक बाबर बहुत ही कुशल शासक था। उसने हर ओर बहुत अच्छा ध्यान दिया है। इतने सारे पॉइंट बाबर से जुड़े हैं, सारे पॉइंट को याद रखिएगा। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। पहले बाबर को कहा आराम बाग लाते हैं, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि मेरे शव को काबुल में दफनाया जाए। इसके बाद इसके शव को काबुल ले जाते हैं, वहाँ पे इसको दफनाया जाता है। बाबर से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हम सारे पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।